हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 को पेश किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विधेयक के तमाम पहलुओं को, तमाम प्रावधानों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम दूरसंचार विधेयक 2023 पर बात करेंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसको भी समझेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधेयक में सरकार की ओर से किस तरह के प्रावधान शामिल किए गए हैं। अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस पूरे विषय को जोड़कर देखना चाहते हैं तो आप इसे जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से जोड़कर देख सकते हैं और यह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से जुड़ता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन था वो समाप्त होता है। हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो दूरसंचार विधेयक है ये है क्या, इसके बारे में एक ओवरव्यू को जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप दूरसंचार विधेयक की बात करें तो ये जो विधेयक है ये विधेयक मुख्यतः दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास पर जोर देता है। यानी कि भारत में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क मौजूद है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार इस पूरे बिल को लेकर आई है। उसको और ज्यादा उससे संबंधित जो कानून है उन कानूनों में संशोधन किया जाएगा, उन कानूनों को कंसोलिडेट करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि भारत में वर्तमान समय में कम्युनिकेशन सेक्टर को लेकर जो कानून मौजूद है, जो नियम मौजूद है, जो एक्ट मौजूद है वो बहुत पुराने हैं। तो ऐसे में इन बहुत पुराने कानूनों में लगातार सरकार की ओर से संशोधन किए गए हैं, लगातार इन कानूनों को लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, ऑर्डर जारी हुए हैं सरकार की ओर से। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को एक जगह एक साथ इस कानून के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से सरकार लाने की कोशिश कर रही है। अब सरकार ये जो विधेयक लेकर आई है इस विधेयक के माध्यम से प्रमुखतः 3 जो पुराने एक्ट हैं उनमें उनको कंसोलिडेट किया जाएगा, उनको रिप्लेस करने की कोशिश की जाएगी। कौन कौन से ये एक्ट हैं? इसमें से जो पहला एक्ट है वो है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। तो अपने आप में बहुत ज्यादा पुराना अधिनियम है। आप देखेंगे कितने साल पहले बनाया गया था इसको। इसके अलावा दूसरा अधिनियम है भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933। तीसरा अधिनियम है टेलीग्राफ तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950। तो इस तरह के आप देखेंगे यहाँ पर तीनों कानूनों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो तीनों कानून हैं इसमें से 2 कानून तो भारत के आजाद होने से पहले बनाए गए थे, जबकि एक जो अंतिम वाला कानून है वो भारत की आजादी के समय बनाया गया था और भारत की आजादी के भी 70 से 75 साल पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे में एक लंबा समय बीत चुका है, जिस लंबे समय में हमारा जो कम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो सरकार का प्रमुख उद्देश्य है कि इन्हीं बदलावों को नए विधेयक के माध्यम से समायोजित करने की कोशिश की जाए और एक साथ लाने का प्रयास किया जाए। अब आवश्यकता क्यों है, एक बार आवश्यकता पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर आप आवश्यकता की बात करें तो जो हमारा दूरसंचार क्षेत्र है, दूरसंचार क्षेत्र को, कम्युनिकेशन सेक्टर को किसी भी देश के विकास के, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, किसी भी देश के सामाजिक विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जो किसी देश का कम्युनिकेशन सेक्टर है वो उस देश में डिजिटल विश्व का द्वार होता है। यानी कि अगर आपको डिजिटल दुनिया में जाना है तो वो द्वार जो है, वो जिस रास्ते से होकर आप गुजरेंगे वो रास्ता है आपका कम्युनिकेशन सेक्टर। और इसके अलावा कई लोग ये भी कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन सेक्टर है वो किसी देश की सुरक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे जैसे कोई देश तकनीकी तौर पर आगे बढ़ता रहता है, डिजिटल दुनिया से जुड़ता रहता है, तो उसका जो कम्युनिकेशन सेक्टर है, जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज्यादा वल्नरेबल होता रहता है हैकिंग के प्रति, दूसरी साइबर ब्रीच के प्रति। तो ऐसे में सरकार का उद्देश्य है कि जो हमारा वर्तमान जरूरतें हैं उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नए कानून को लाने का प्रयास किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ये कानून लेकर आई है, दूरसंचार अधिनियम, दूरसंचार विधेयक 2023। तो ये हमने पूरे विधेयक के ओवरव्यू पर हमने बात कर ली है। अब हम इसके जो प्रमुख प्रावधान हैं एक बार उन पर बात कर लेते हैं। तो अगर प्रमुख प्रावधानों की बात करें, प्रोविजंस की बात करें, तो इसमें सबसे पहले अथॉरिटी की बात की गई है। अथॉरिटी यानी कि केंद्र सरकार। इसमें यह कहा गया है कि जो हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर है वो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट बनाने से पहले हमारी केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। पूर्व अधिकरण बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा। कौन कौन सी सेवाओं के लिए?
तो अगर आपको दूरसंचार सेवाएं प्रदान करनी है, जैसे कि अगर आप कोई सिम सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि मान लीजिए आप जियो एयरटेल जैसी कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, तो कंपनी बनाने के लिए आपको सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अगर आप दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं तो भी आपको सरकार की अनुमति लेनी होगी। अगर आप रेडियो कम्युनिकेशन सर्विसेज स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आपको सरकार की अनुमति की जरूरत होगी। इसके अलावा सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि इन लोगों को लाइसेंस लेना होगा, और जिन लोगों के पास पहले से लाइसेंस मौजूद है, वो लाइसेंस उनकी जो अवधि है, जो समाप्ति अवधि है, जो एक्सपायरी डेट है, वहां तक चलेगा। उसके बाद उनको नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग अब नया लाइसेंस लेंगे, उनका जो लाइसेंस है वो 5 सालों तक वैध रहने वाला है, 5 सालों तक वैलिड रहने वाला है। इसके अलावा स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि निर्दिष्ट उपयोग को छोड़कर, कुछ स्पेसिफिक काम को छोड़कर, जो सभी स्पेक्ट्रम है वो नीलामी के जरिए, यानी कि ऑक्शन के जरिए ही आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा इंसेप्शन और सर्च की शक्तियां भी केंद्र सरकार को दी गई हैं। यानी कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है या फिर कोई दूसरी स्थिति है, तो ऐसे में केंद्र सरकार दो लोगों के बीच ट्रांसफर होने वाले मैसेज की जांच कर सकती है, उसको इंटरसेप्ट कर सकती है, उसको ब्लॉक कर सकती है। तो केंद्र सरकार को इंटरसेप्ट करने, मॉनिटर करने और सर्च करने की शक्ति प्रदान की गई है। कैसी स्थिति में? तो अगर राष्ट्रीय हित में ऐसा किया जा रहा है तो भी ठीक होगा, किसी आपात स्थिति में किया जाता है, अगर देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए किया जाता है तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए किया जाता है, पब्लिक ऑर्डर के लिए किया जाता है तो भी ऐसा किया जा सकता है, और अगर किसी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए किया जाता है तो भी ये लीगल कहलाया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार जो है वो किसी भी कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपने अधीन ले सकती है, उसके नेटवर्क को अपने अधीन ले सकती है, और सेवाओं को भी अपने अधीन लिया जा सकता है। तो ये तमाम प्रावधान है। और क्या क्या प्रावधान है? हालांकि यहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शन भी दिखाई देगा। एक्सेप्शन जो है वो मीडिया संदेश को लेकर है, यानी कि ऐसे संदेश जो कि मीडिया में प्रकाशित होने के लिए भेजे जाते हैं। अगर ऐसे संदेशों की आप बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि इन्हें प्रसारण से नहीं रोका जा सकता। ऐसे संदेशों को सरकार नहीं रोक सकती है। हालांकि यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, सरकार मीडिया संदेश को भी रोक सकती है अगर इस संबंध में स्पष्ट तौर पर सरकार नियम लेकर आती है। तो अपवाद की भी बात कर ली हमने। इसके अलावा सरकार जो है वो तमाम सेवा प्रदाताओं को इस तरह के निर्देश दे सकती है कि वो किसी संदेश को प्रसारित करें तो एक नेटवर्क पर एक विशेष संदेश प्रसारित करने का आदेश भी दिया जा सकता है। इसके अलावा मानक निर्दिष्ट करने की शक्ति भी केंद्र सरकार को दी गई है, यानी कि आप किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करेंगे, कौन से उपकरण इस्तेमाल करेंगे, आपका नेटवर्क कैसा होगा, आपकी सेवाएं कैसी होंगी, इस तरह के जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो भी केंद्र सरकार द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। तो ये हमने इस पूरे विधेयक की बात की, हमने पूरे विधेयक को विस्तार से समझ लिया है। तो यहाँ पर इस जो करंट अफेयर का सेक्शन था वो समाप्त होता है। अब हम अंत में एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1830, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1920 या फिर ऑप्शन डी 1954। तो कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।